नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम स्पेशल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बीच बीच में थ्योरी की क्लासेस दे रहे हैं। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चलते हुए ये हमारा डे 10 है। हालांकि बीच में थ्योरी की क्लासेज हो चुकी है, वो अलग। ये MCQ की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें, चाहे UPPCL TG2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बार्क का एग्ज़ाम देने वाले हैं, हरियाणा लाइनमैन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या किसी और भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आराम से एक एक प्रश्नों को समझना है और अच्छे से क्लियर करना है ताकि बेहतर परफॉर्मेंस आप वहाँ पर दे सके। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज फिर समय नहीं मिलेगा, जनरली क्लासेज आपको लाइव देते हैं, लेकिन एक तो पिछली क्लास जो हुई थी डे 9 वो रिकॉर्डेड थी, आज भी रिकॉर्डेड दे रहे हैं। फिर से रेगुलर आपका रूटीन बनेगा तो लाइव शेड्यूल लगा करके शुरू कर दी जाएगी। आइए सवाल शुरू करते हैं और पहला सवाल आपके सामने ये रहा। मापन यंत्रों को यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को व्यापक रूप से यानी वाइडली या मोटा मोटी हमारी भाषा में हम बोलें तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया यानी क्लासिफाइड। सिंपल सवाल पूछ रहा है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर वाइडली क्लासिफाइड इनटू या डिवाइडेड इनटू। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं। अब दो तरीके कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कंपैरिजन करें तो पुराने समय में हमारे पास एनालॉग थे, आजकल डिजिटल आ गए, तो ये दो तरीके, ऐसा कहीं पर ऑप्शन नहीं है। अगर हम एनालॉग में चले तो वहाँ पर दो ऑप्शन थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप देखो ध्यान से, प्राइमरी का ऑप्शन है लेकिन सेकेंडरी साथ में नहीं दिया, सेकेंडरी का ऑप्शन है प्राइमरी साथ में नहीं दिया। तो प्राइमरी का जो दूसरा नाम होता है ना, वो होता है एब्सोल्यूट, जिन्हें हम निरपेक्ष मापी या परम मापी यंत्र भी बोल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा, ए ऑप्शन आपको यहाँ पर करना है। हाँ, इसके अलावा सेकेंडरी जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें आगे 3 प्रकार और होते हैं, उनको भी याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से याद तो होगा सभी को। सबसे पहला है इंडिकेटिंग, जिसे हम बोलते हैं सूचक। उसके बाद में है रिकॉर्डिंग, जिसे हम बोलते हैं अभिलेखनी प्रकार का, और उसके बाद में है इंटीग्रेटिंग। तो इनके भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल याद रख लेना। एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग का मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल है, इसलिए इसके ज़्यादा आते हैं। एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, वो सारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ पहला सवाल आपका भी सही हुआ होगा। आइए सेकंड सवाल आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द प्लेट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी कंपाउंड जनरेटर इज ऑब्टेन्ड बाय। डीसी कंपाउंड जनरेटर में कंपाउंडिंग लेवल की 3 लेवल्स होते हैं, या 3 यूँ कहें कि प्रकार होते हैं, ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। लेवल कंपाउंड को हम फ्लैट कंपाउंड भी बोलते हैं। तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि फ्लैट कंपाउंड की कंडीशंस कब आ सकती है। देखो, हमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फ्लैट का मतलब होता है कि जिसकी वोल्टेज जो है ना वो ज़्यादा वेरी ना करे, लगभग नो लोड पे थी उतनी ही फुल लोड पर हमें मिल जाए। कांस्टेंट वोल्टेज में अगर हमें किसी जनरेटर का एग्जाम्पल देना पड़े तो हम शंट जनरेटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नहीं, बताओ। नियत वोल्टेज हमें दे सकता है कि नहीं, या नहीं। हमें विशेषता चाहिए लगभग कि वही जो शंट जनरेटर वाली आ जाए। शंट वाली आने का मतलब क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा सीरीज़ फील्ड है ना वो एक बार के लिए बाईपास हो जाए, या फिर हल्का काम करे, ज़्यादा सक्रिय ना हो। मतलब हमें सीरीज़ फील्ड को डाइवर्ट करना है, और सीरीज़ फील्ड को डाइवर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, सीरीज़ के जो पैरेलल में होगा ना, हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। कहाँ पर आएगा, ऑप्शन है क्या, सीरीज़ फील्ड ये रहा, वेरिएबल रेजिस्टेंस अक्रॉस सीरीज़ फील्ड और कनेक्टिंग ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज़ फील्ड। तो हमें सीरीज़ को क्या करना है, एक तरह से वेरी करवाना है, यानी सीरीज़ के फ्लक्स को हम कम या ज़्यादा करें तो वो शंट के फ्लक्स के साथ क्या करें, कहीं ना कहीं कंपनसेट हो। तो एक वेरिएबल मान का यानी परिवर्तनशील प्रतिरोधक जो होगा वो सीरीज़ वाइंडिंग के समांतर में लगा देंगे। अक्रॉस का मतलब हिंदी में आर पार होता है, यानी यूँ जैसे हमारी सीरीज़ फील्ड है तो यहाँ पर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे। इस रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो सीरीज फील्ड की फ्लक्स प्रभावित होगी, जिससे मेन फ्लक्स प्रभावित होगा और ओवरऑल हमारी वोल्टेज में डिफरेंस आएगा।
तो हम फ्लैट या लेवल कंपाउंडिंग की कंडीशन जो है वो यहाँ से ला सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप किस प्रकार का एग्जाम्पल है। देखो भाई, मरकरी वेपर लैंप चाहे हाई प्रेशर वाला हो चाहे लो प्रेशर का हो, ठीक है ना, मरकरी वेपर हो या सोडियम वेपर हो, ये 4 विशेष प्रकार के लैंप है और सारे के सारे डिस्चार्ज लैंप की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, गैस आयनीकरण सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं या कार्य करते हैं। गैस आयोनाइजेशन बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, या गैस डिस्चार्ज सिद्धांत भी बोल सकते हैं। जनरली लैंप को हम 2 ही तरीके से विद्युत का उत्पादन करवाते हैं, या तो गैसीय विसर्जन या फिर तापीय उत्सर्जन। तापीय उत्सर्जन में आते हैं हमारे हेलोजन लैंप, इनकैंडिसेंट उद्दीप्त लैंप जितने भी होते हैं वो सारे उसमें आते हैं। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट लैंप डिस्चार्ज लैंप का प्रकार है, लेकिन लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है। ठीक है, तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप के 3 प्रकार होते हैं। क्या वो तीनों प्रकारों के नाम आपको याद है? तीनों प्रकारों में एक ऐसा भी है जो AC DC दोनों पर लग सकता है, वो कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तीसरी बड़ी विशेषता कि उन 2 के जो प्रेशर पूछे जाते हैं वो आता है एटमॉस्फेयर के साथ कैसा प्रेशर होना चाहिए, तो ये याद कर लेना, लास्ट दफ़ा भी पूछ चुके हैं वो। मरकरी आर्गन लैंप, मरकरी बायोनेट लैंप और मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, ये तीनों होते हैं। ठीक है ना, तो ये बायोनेट वाला जो है वो AC DC दोनों पर लगेगा। इनके एटमॉस्फेयर टेम्परेचर का याद रखना, ठीक है ना, 5 से 10 गुना वायुमंडलीय दाब के साथ है और ये वायुमंडलीय दाब के साथ है, तो इन सब की वैल्यूएशन आपको याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम वेपर लैंप की अगर आपसे पूछी जाएगी तो एफिशिएंसी पूछेगा, वो मोस्टली दक्षता के बारे में आता है। लैंप से यही सवाल है, या प्रकाश व्यवस्था में से आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और वो एक सवाल बनता है। कुल मिलाकर ये है कि अब जैसे टॉपिक सामने आ रहा है तो एक दिन में उसको निपटा लिया करो। जैसे आज प्रदीप्ति को उठाया तो प्रदीप्ति के मोस्ट चीज़ें पढ़ दो, टाइम तो कम बचा है। अगर हम 3 नवंबर को मानकर चलें UPPCL एग्ज़ाम को भी जिन बच्चों का होना है, तो उनके पास तो 10 दिन बचे हैं। अब वो एक दिन में एक टॉपिक अगर पूरा निकालेंगे नज़र में से तभी तो कवर हो पाएगा सिलेबस। आइए अगले सवाल पर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव को हिंदी में हम बोलते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। दरअसल चुंबकशीलता हमारी होती है 2 तरह से, एक होती है एब्सोल्यूट जिसे हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष, एक होती है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है रेफरेंस के संदर्भ में ये कितना है। जैसे हम अगर ये कह दें कि लोहे की चुंबकशीलता 5 है तो वो किसी से तुलना करवा रहा है। जनरली हम ये वायु से तुलना करवाते हैं। अगर वायु से ना हो तो ये तुलना हम वैक्यूम से भी करवा सकते हैं। वैक्यूम को हिंदी में बोलते हैं निर्वात। तो वायु और निर्वात की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो हम इकाई लेते हैं। ठीक है, कितनी लेते हैं? इकाई लेते हैं। याद रखना, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी अगर आ जाता है तो वो हेनरी प्रति मीटर में होती है या इकाई होती है उसकी, याद रखना है। तो वो तो एक एग्जैक्ट मान आ गया उसका, और ये आंकड़ों के सापेक्ष बता रहे हैं। जैसे परमिटिविटी भी होती है, विद्युतशीलता फैराड प्रति मीटर, वायु की इकाई है तो सेरामिक की कितनी होगी, उससे कैपेसिटर की कैपेसिटी उतने गुना बढ़ जाती है, ये डिसाइड किया जाता है। तो इनका भी याद रखना। शायद लास्ट टाइम UPPCL ने पूछा था कि टेफ्लॉन की कितनी होती है, ये कुछ एक है, मैंने तो टेबल आपको बनवा कर दी हुई है, किसकी कितनी है पूरी टेबल पढ़नी है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है वैसे, ध्यान रखना। तो रेफरेंस अगर करेंगे वैक्यूम को तो वैक्यूम की इकाई लेंगे, वायु का आ जाए तो उसकी भी इकाई ही लेते हैं। आइए अगले सवाल पर, द क्वांटिटी परमियंस इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को बोलते हैं विलोमानुपात, या विलोम, या उल्टा, या अपोजिट बोल दो। ध्यान रखना, एक तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एक होता है रेसिप्रोकल। इन दोनों में फ़र्क है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि दोनों कारक एक दूसरे से व्यू उत्पन्न का संबंध रख रहे हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यानी एक अगर बढ़ता है तो एक घटता है, और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। ये कहलाता है इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उस गुण का जस्ट अपोजिट गुण, हालांकि ये भी वही है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, लेकिन वो एक दूसरे के गुणों से होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है परमियंस। दरअसल परमियंस एक तरह से चुंबकीय चालकता होती है। परमियंस
इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस के समान है। मैं पहले ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे चीज़ों को समझ जाएंगे। कंडक्टेंस हिंदी में चालकता बोलते हैं, तो चालकता प्रतिरोध है, विलोम उसका, तो परमियंस का उल्टा प्रतिष्ठम्भ हो जाएगा। प्रतिष्ठम्भ को इंग्लिश में क्या बोलोगे? रिलक्टेंस बोलेंगे। ये रहा, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो कोई भी एग्जाम हो, मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल वाला एक आपस में क्वेश्चन संबंधित जरूर आएगा, चाहे कैसे भी वो आपसे पूछ ले। इसलिए इस टॉपिक को भी थोड़ा सा रिवाइज करके जाना। एनालॉग कौन है, समकक्ष कौन है, उल्टा कौन है, विद्युत और चुंबक का आपस में संबंध जरूर पूछा जाएगा। सवाल देखो क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इल्यूमिनेशन सिस्टम। प्रदीप्ति प्रणाली का भाग नहीं है। देखो प्रदीप्ति प्रणाली में फोटोमेट्री का पहला पार्ट होगा ही। फोटोमेट्री मतलब होता है प्रकाश लेवल और वो चीज़ें देखना, फोटोमीटर आता है उससे नापना। नेचुरल रेडिएशन यानी प्राकृतिक रूप से विकिरण कैसा होगा, प्रकाश उपकरण बनाएगा तो सही, रेडिएट प्रॉपर हो पाएगा कि नहीं, ये चीज़ें भी देखी जाएगी। लैंप कितने लगाएं, कहाँ लगाएं, किस हाइट पर लगाएं। टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है वहाँ पर, है ना। सी ऑप्शन करेंगे। टेम्परेचर जो है वो इसका पार्ट नहीं है। अगला सवाल देखो, एक चालक गोला के अंदर निम्न में से क्या स्थिर रहता है। स्थिर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। चालक गोले को इंग्लिश में बोलेंगे कंडक्टिव स्पेयर। स्पेयर वो SPAR वाला नहीं, SPHERE। ये गोले की बात कर रहा है, यूं गोला, सर्किल नहीं, गेंद टाइप की बात कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये आती है कि इसके यूं बताया जाता है कि इसके अंदर की साइड पोटेंशियल यानी इनसाइड पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है। यानी सम विभव सतह कहते हैं कि इसमें प्राप्त की जा सकती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो कहते हैं कि इसमें विभव का मान जो है ना वो एक समान रहता है, अंदर भी उतना ही, बाहर भी उतना ही, हर जगह पर उतना ही। तो ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है। कांस्टेंट रहता है वो पोटेंशियल वहाँ पर। अगला सवाल देखो, प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल के बारे में क्या सही है। सही क्या है ये पूछा गया है। प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है? नहीं भाई, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करने वाली मशीनें मोटरें कहलाती है, सेल नहीं। ऊष्मा के सिद्धांत पर काम करता है? नहीं, ये ऊष्मीय उपकरण है। फ्यूज हो गया, थर्मल ओवरलोड रिले हो गई, थर्मोस्टेट हो गया, गीजर, हीटर, प्रेस। फिर से चार्ज करने के लायक नहीं होता, हाँ ये प्राइमरी सेलों का गुण है। फिर से चार्ज करने के लायक होता है, ये सेकेंडरी सेल का गुण है। बताओ बात समझ में आई क्या? ये सेकेंडरी सेल का गुण है, ये थर्मल यानी उसमें इक्विपमेंट जितने भी है, ये हमारी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर का आंसर है। और ये प्राइमरी सेल के बारे में और कुछ अपनी तरफ से भी बताना, इनकी वोल्टेज कम होती है, ठीक है। और कुछ एक सेलों की वोल्टेज ज़रूर याद रखना। अगर आपको 2-3 सेलों की वोल्टेज याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, कौन कौन सी लिखोगे। एक तो निकिल कैडमियम सेल की ज़रूर लिखना, और एक आप ड्राई सेल यानी शुष्क सेल की लिखेंगे, और एक सरल सिंपल वोल्टेज सेल की लिखेंगे, क्योंकि ये 3 है जो जिनमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। मैंने देखा है बिना कहे लाइक किया नहीं जाता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना है। ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट हर मंडे अवेलेबल करवाया जाता है, वो है, अटेंड कर सकते हैं। और इसी तरह के प्रश्नों की पेड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, UPPCL TG2 की, 12 के एग्ज़ाम की, सबके लिए। 12 के लिए 43 टेस्ट है, पूरी तरह से 50-50 प्रश्नों के जो एग्ज़ाम में आते हैं। UPPCL के 14 टेस्ट मॉडल वाले हैं, 250 क्वेश्चन वाले, बाकी और भी क्वेश्चन बहुत है। आइए सवाल पर, फ्री व्हीलिंग डायोड का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहले तो इसका अन्य नाम और बता दूं। फ्री व्हीलिंग डायोड को फ्लाई बैक डायोड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, पेपर वाला फ्लाई व्हील या फ्री व्हीलिंग डायोड दे सकता है। दरअसल ये होता है इंडक्टर में प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में लगता है।
तो इंडक्टेंस वाले किसी स्विचिंग सर्किट में लगता है जो इंडक्टर की प्रोटेक्शन देने के काम आता है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप साइड में हो जाया करो। इंडक्टर के लगता कैसे है याद रखना है ना, फ्री व्हीलिंग डायोड। तो इंडक्टर के पैरेलल में लगता है, जनरली उसे ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए, जैसे स्नबर सर्किट होता है ना, ट्राइक की डीवीडीटी प्रोटेक्शन कहलाती है। याद रख लो, अब तो जितनी बातें याद आती जा रही है बोलते जा रहे हैं, आप भी सुनते जाओ। डीवीडीटी एक प्रोटेक्शन होता है, इसे स्नबर सर्किट बोलते हैं और ये होती है ट्राइक की गलत ट्रिगरिंग या फॉल्स ट्रिगरिंग रोकने के लिए होती है। इसी तरह से इंडक्टेंस की फॉल्स वोल्टेज से बचाव के लिए हम लगाते हैं। ठीक, वैसे आज क्वेश्चन सिंपल से है, ज़्यादा घबराओ मत, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है और ठीक ठाक है एग्जाम की दृष्टि से भी। कौन सा लेड एसिड बैटरी का हिस्सा नहीं है, यानी लेड एसिड बैटरी का पार्ट नहीं है, यूँ पूछा जा रहा है। बिल्कुल सारे आपको याद है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। कौन सा होता है ये आपसे मैं ज़रूर पूछूंगा। H2SO4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2SO4। ड्यूलाइट सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो, हिंदी में तनुगंधक का अम्ल बोलते हैं। इसका वो भाग कितना होता है याद होगा क्या? जल और अम्ल का रेशो कितना कितना होता है, 3/1 वाला, वो याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेट होती है, बिल्कुल सही बात है। किसकी बनी होती है? पहले शुद्ध शीशे की होती है, बाद में चार्ज और डिस्चार्ज होने पर वो लेड पेरोक्साइड, स्पंजी लेड और लेड सल्फेट की बन जाती है। तीनों प्लेटें याद रखना। और संख्या हमेशा कैसी होती है? ओड, यानी विषम संख्या होती है, जैसे 9, 11, 21, 23 इस तरह की होगी। पॉजिटिव वाली कम होती है, नेगेटिव एक प्लेट ज़्यादा रखी जाती है। उसके पीछे कई लॉजिक होते हैं, याद है सबको। सेपरेटर रखा जाएगा, हिंदी में पृथककारी बोलते हैं। छिद्रित होना चाहिए, ये ध्यान रखना। पोरस इंग्लिश में बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो मेंटेनर वर्ष 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ तो उन्होंने सवाल पूछा कि एक लेड एसिड बैटरी का सेपरेटर कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन इस तरह के दिए, जैसे उन्होंने दिया कि अनादरताग्राही, बच्चे उसी की तरफ गए कि नमी सोखने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन उसमें उन्होंने किया कि पोरस, यानी वो छिद्रित होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया में जब वैद्युतिक अपघटन हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर से होते हुए तो आर पार जाएगा प्लेटों के बीच में से। और कहते हैं कि आर्द्रताग्राही ये इसलिए होना चाहिए कि अगर बाई चांस इलेक्ट्रोलाइट में कोई मॉइस्चर है तो उसको वो ऑब्जर्व कर जाए ताकि प्लेटें सेफ रहे। वो चीज़ें समझनी पड़ती है। थर्मल चैम्बर का सेल में कोई काम नहीं है, देखो, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को लग रहा है कि स्लो पढ़ा रहे हैं जी, तो भाई आप क्लास थोड़ी बाद में देखना, जो इसका आपको स्पीड डबल कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होगा स्पीड बढ़ाने का, आप अपने हिसाब से स्पीड मैनेज कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। क्लास पसंद आती है तो लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे ताकि हम आपको इसी तरह की क्लास टाइम पर प्रोवाइड करवाते रहें। सवाल अगला, इनमें से कौन सा प्रतिरोधक नहीं है? अच्छा, ये मैं कोई एक पेपर पढ़ रहा था, देखो क्वेश्चन मेरे सामने आया, जिस बच्चे की आंसर की थी उसका गलत था, तो मैंने डाल दिया। पता तो लगे कि एक ही बच्चे का गलत हो रहा है, कई बाकी तो इसी तरह की गलतियाँ नहीं कर रहे। रजिस्टर जो होते हैं ना, वो लकड़ी से कभी नहीं बनते हैं। मेटल फिल्म 4 तरह के पढ़ते हैं कि नहीं, भूल गए क्या? कार्बन कंपोजिशन, वायर बाउंड है, कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोधक सारे। तो कार्बन रचना, इंग्लिश में बोलेंगे कार्बन कंपोजिशन, और वायर बाउंड, है ना। वायर बाउंड का यूनिक फीचर क्या है? एक सवाल मैं आपसे अक्सर पूछता हूँ, बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है। इसरो टेक्नीशियन में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, किसी को याद है तो बताना। वायर बाउंड का यूनिक फीचर क्या है? ऑप्शन है हाई स्टेबिलिटी, यानी उच्च स्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है, याद रख लेना। वैसे ज़रूरी है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कभी भी पूछ सकता है वो पेपर वाला, आपसे याद रखना, ठीक है। सवाल देखो क्या करे, तुल्यकाली अल्टरनेटर में, दरअसल अल्टरनेटर नहीं, तुल्यकाली जनरेटर लिखना चाहिए। ये भी बड़ा एक सवाल पेपर में आता है, जब दिन 7 होना तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, सिंक्रोनस जनरेटर अल्टरनेटर का अन्य नाम क्या है? तो इसे सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। और बच्चे कंफ्यूज वहाँ हो जाएंगे कि अगर सिंक्रोनस जनरेटर और इंडक्शन जनरेटर दो ऑप्शन दे देना, तो जनरली हम यही पढ़ते हैं कि मोटर का जनरेटर बनाया जाता है, जैसे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। हम जो एसी मोटर, एसी जनरेटर पढ़ते हैं ना, वो सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं। इंडक्शन जनरेटर होता है, इंडक्शन मोटर में जब नेगेटिव स्लिप आती है तो वो एक जनरेटर की भांति काम करता है, लेकिन प्रैक्टिकली कहते हैं काम नहीं लेना चाहिए, उस समय इतनी ज़्यादा लॉस होगी कि आर्मेचर तुरंत जल जाएगा। प्लगिंग मेथड जो आता है मोटर की ब्रेकिंग वाला, वो
सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब कैसे कंसेप्ट क्लियर करें भाई। आईटीआई कोई इतनी सी थोड़ी है, 24 महीने में सिलेबस करवाया जाता है आपको। आईटीआई में 2 साल की होती है, तो यही तो चीज़ें 2 साल पढ़नी होती है, समय देना होता है। इतनी बातें भरी पड़ी है कि बोलते जाएं तो थक जाते हैं। कोई बात नहीं, पॉइंट पर आओ। एक्साइटर जो होता है ना, वो किससे जुड़ा होता है? देखो, एक्साइटर को हिंदी में बोलते हैं उत्तेजक। हम हमेशा ध्यान रखना, फील्ड को एक्साइट करते हैं। क्यों? ताकि वो फ्लक्स का निर्माण करे, इस फ्लक्स का चालक छेदन कर सके, मतलब चालक इस फ्लक्स को काट सके और चालक में ईएमएफ का उत्पादन हो। हमारा ये होता है ये टारगेट, कि हम फील्ड को एक्साइट करें ताकि वो एक्साइट होकर मैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेट बनाए, फ्लक्स बनाए। उस फ्लक्स को चालक से कटवाएं, चाहे चालक को रोटेट करें या चालक को कांस्टेंट रख के फील्ड को रोटेट कराएं। वो काटेगा तो चालक में ईएमएफ पैदा होगा, यानी फील्ड। और यहाँ पर अल्टरनेटर के मामले में फील्ड का काम जो करता है ना, वो रोटर करता है, इसलिए रोटर से जुड़ा होता है। प्रॉब्लम ये हो गई कि रोटर तो रोटेट करता है, तो फिर एक्साइटर कैसे जोड़ें? तो 2 तरीके हैं। एक तो ब्रूसलेस एक्साइटर आता है, तो आजकल उसमें एक्साइटर को परमानेंट ही जोड़कर छोड़ दिया और एक्साइटर खुद उसी के साथ घूम रहा है, जिससे रोटर घूमता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगर और बड़े लेवल की बात करें तो फिर 2 स्लिप रिंग लगाओ और इसको बाहर से डीसी दिलवा दो। ठीक है, देखो अगला सवाल। 50 अर्टन 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 4% स्लिप पर गति कर रही है, मोटर की वास्तविक गति की गणना करो। देखो माय डियर, रोटर गति पूछ रहा है, और रोटर गति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि सिंक्रोनस गति को 1 माइनस स्लिप से मल्टीप्लाई कर दो। इस फॉर्मूले को लिख लो, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या पूछ रहा है हमसे? ये हमसे पूछ रहा है कि रोटर गति बताओ। देखो, वो हमें एक हिंट दे रहा है कि 4% स्लिप के साथ चल रही है, तो 2 बातें बोल सकता हूँ मैं आपको। क्या? कि एक मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड के 96% पर गति कर रही है, तो सिंक्रोनस गति का 96% निकाल दो। या फिर दूसरा तरीका, सिंक्रोनस गति का 4% निकालो, वो उसमें से घटा दो, रोटर गति आ जाएगी। 2 तरीके हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास NS नहीं है। सिंक्रोनस गति कहाँ से लाओगे? सिंक्रोनस गति के लिए फॉर्मूला होता है F × 120/पोल। वैसे बहुत सारे बच्चों को याद है, आप में से 90% बच्चों को याद है, कुछ एक बच्चों को नहीं होगा। 4 पोल 50 हर्ट्ज जो फॉर्मूले में मान रखोगे ना, सिंक्रोनस RPM आएगी 1500। ठीक है, अब 2 तरीके हैं। 1500 का 4% निकाल दो, 60 RPM आएगा, वो इसमें से माइनस कर दो, 1440 RPM उत्तर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, 1500 का 96% निकाल दो, उत्तर आ जाएगा। बात एक ही। ठीक, वो जो फॉर्मूला लिखा था ना, किसी टेस्ट में सामने फिर दे दूंगा, पढ़ लेना, नहीं तो उसी का एक्सप्लेनेशन मांगोगे। ये कैसे आया बताया नहीं आपने, या लिखवाया नहीं आपने, या ये इस तरह की चीज़ें तो लिखवाया करो। बच्चे क्या कर रहे हैं कि हर एक चीज़ को ना टेस्ट से ही चाहते हैं कि बस वहीं से पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर कर लो। बाकी इस तरह के टेस्ट अगर देने हैं तो पेड टेस्ट सीरीज ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप ज्वाइन करें। 100-150 रुपये के बीच ज्वाइन हो जाती है, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी मिल जाता है। सवाल देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए यदि स्लिप S है तो रोटर पावर इनपुट को कैसे व्यक्त किया जाएगा? 2 तरीके होते हैं। रोटर का कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है अंशीय स्लिप इंटू रोटर कॉपर लॉस। अब स्लिप दिया हुआ है तो एक तरीका तो ये था कि हम क्या करें, रोटर की कॉपर लॉस का भाग दे दें, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि एक जो रोटर का इनपुट पावर होता है ना, वो वही पावर होती है जो स्टेटर अपनी लॉस निकालने के बाद एयर गैप को ट्रांसफ़र करता है। दरअसल अगर आप इंडक्शन मोटर का फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट बोलते हैं हम इसे, बनवाया हुआ है मैंने भी कई बार, शायद आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो समय निकाल कर जाइए इंडक्शन मोटर वाले में पढ़ कर आइए। हम सबसे पहले स्टेटर को सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर √3 VI cos φ। यहाँ से स्टेटर के 2 लॉस माइनस होते हैं, शेष बची हुई पावर एयर गैप में ट्रांसफ़र होती है और एयर गैप की पावर रोटर में जाती है, जो कि रोटर को कहती है कि भैया ये ले, जिसके बदले तुझे काम करना है, जिसके बदले तुझे मैकेनिकल पावर डेवलप करनी है। बी ऑप्शन आएगा। मैकेनिकल पावर में 1 माइनस स्लिप का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बताओ बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, क्लास यहीं रोकेंगे।
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, हो सके तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। मैं सबके कमेंट बाद में पढ़ता हूँ। और इस क्लास को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप भी ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट वहाँ अवेलेबल रहते हैं, आप चाहें तो पेड वाले भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।